गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी लोगों को हार्दिक प्रणाम मेरा। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, एसपीएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मूलतः मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। मित्रों, आज एक ऐसा दिवस है, मेरे हरित प्रणाम करने से ही आप समझ गए होंगे कुछ एक विशेष पर्व है। आज पर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पर्यावरण पर्व अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं तालमेल बैठाते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास पर्व मनाए जाते हैं, अगर ये पर्यावरण ना होता, पर्यावरण है तो हम हैं, अगर हम ना होते तो पर्व हम मना ही नहीं सकते थे। इसलिए हम पर्यावरण को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो हमारे सारे जितने पर्व मनाए जा रहे हैं, इस पर्यावरण की वजह से हम मना पा रहे हैं। मित्रों, पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन आज में इसलिए कुछ विशेष है क्योंकि कोविड-19 इस महामारी के दौर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण में एक रेडिकल चेंज आया है। ऐसा चेंज आया है कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल शुद्ध वायु मिल रही है आपको, शुद्ध आपको जल भी मिल रहा है, आपको कोई धुआं कहीं नहीं है, सारी फैक्ट्रियां, सारे भट्ठे, सब कुछ बंद है बिल्कुल। तो इस दौर में इतना शुद्ध हवा, और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बीमार सांस के रोगी थे बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं इस समय। तो ऐसा क्या हुआ इन बीच में, ऐसा क्या चला कि इस तरह का माहौल बिल्कुल बदल गया। आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आप देखते हैं आपको बहुत दूर तक चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। आपके घर के आसपास कोई ब्रिज होगा तो ब्रिज को आप बहुत दूर से आप देख लेते होंगे। पहले आप गाड़ियों को भी अब दिखाई पड़ती होंगी उसमें कि कौन सी गाड़ी उस पर जा रही है। पहले लेकिन हमें ब्रिज ही नहीं दिखाई पड़ता था। वो क्या था कि हमारे पास वातावरण में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था, उसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में क्या है उस पार। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि बस्ती की तरफ आप जाएंगे, बस्ती नौगढ़ की तरफ आप जाएंगे, नेपाल की जो पहाड़ियाँ हैं अमूमन नहीं दिखाई पड़ती थी वो, लेकिन इस कोविड-19 के दौर में उन पहाड़ियों को वहाँ के लोग अपनी आंखों से बहुत ही साफ सुथरा देख पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, इतना वातावरण कैसे शुद्ध हो गया? क्या ये वातावरण हमेशा ऐसे शुद्ध हो सकता है? इस पर अगर हमें बेसिकली हमारी जो थीम होगी, हमारा जो बात करने का वो होगा, वो इसी पे होगा कि आगे आने वाले समय में हम अपने आप को, पर्यावरण को ऐसे कैसे मेंटेन करके रखें। समस्या इसलिए पैदा होगी, देखिए कोविड-19 के दौर, महामारी के दौर में आपने सारी चीज़ें तो आपने कर ली, लेकिन जैसे क्या कहते हैं कोविड-19, क्योंकि लोगों ने कह दिया है कि आपको महामारी के साथ जीना सीखना होगा, कोई विकल्प नहीं है इसका। मित्रों, ये आप अपने दिमाग में आज बैठा लीजिए कि ये जैसी महामारियाँ हैं ये हमेशा आती रही हैं, और जब जब आई है तब तब उसने प्रकृति को लाभ दिया। ये भी आज आपको बता दूँ मैं। आप इतिहास उठा के देखेंगे, जब जब ये महामारियाँ आई हैं तो प्रकृति जो हमारा रहा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस करता चला आया है, और बैलेंस करने के बाद जो हमारा वातावरण रहा है वो बहुत ही शुद्ध हुआ है वो। तो इस कंडीशन में क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन हमारा खुलेगा, सारी चीज़ें हमारी ओपन हो जाएंगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि एक विकास की अंधी दौड़ शुरू होगी। डेवलपमेंट का ब्लाइंड डेवलपमेंट होगा उस समय। तमाम फैक्ट्रियाँ होंगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल एक स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वो स्टार्ट होगा मित्रों, तो सोचिए पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा। जिस पहाड़ी को आप देख पा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अब आप देख पा रहे होंगे उस समय। तो इस विकास की अंधी दौड़ को हम कैसे रोकें, कैसे अपने आप को मैनेज करें। आपने देखा अभी कि हम गवर्नमेंट जो सेक्टर की जो गाड़ियाँ थी, अब उनसे यात्राएँ शुरू करेंगे। अब हम प्राइवेट सेक्टर, अपनी सेल्फ जो गाड़ियाँ हम लोग इस्तेमाल करें तो उनकी संख्याएँ बहुत ज़्यादा थी। आपका समय भी वेस्ट होता था, आपके क्या नाम है जो उसका पॉल्यूशन होता था धुएँ का, वो भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर सब लोग मेट्रो से ही यात्रा करना शुरू कर दें, अब लेकिन देखिए कंट्राडिक्शन बात होगी यहाँ पे। आप कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें मेंटेन करना है, तो आप अपने आवश्यक काम के लिए अगर घर से बाहर जाएंगे तो आपका समय बचेगा, और जो समय बचेगा वो अपने घर पे आप किसी बेहतर काम में आप लगा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आप नहीं निकले, लेकिन उस खाली समय को कहीं तो इस्तेमाल कर रहे होंगे आप। वो खाली समय मुझे कहाँ इस्तेमाल करना, अपने पढ़ने में इस्तेमाल करना है, अपने परिवार के साथ इस्तेमाल करना है, या जिस सुविधा में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का एक अलग निचोड़ बन के तैयार होगा। पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, और इवन यहाँ तक कि आपने वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देखा होगा, न्यूज़ में भी आ रहा था। बहुत से लोग पैदल वहाँ से चलते हुए चले आ रहे थे, अपने दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, गुजरात से लोग पैदल आ रहे थे। पैदल आते समय लोगों ने अपने दम तोड़ दिए, मानो अपने घर तक नहीं पहुँच पाया, बच्चे अपने घर तक नहीं पहुँच पाए।
महिलाओं के पैर में छाले निकल आए, चलने को बिल्कुल बेताब हो उठे, वो चल ही नहीं पा रहे थे। अगर उन जगहों पे कभी गौर करिएगा, सोचिएगा, हल्का सा सोचिएगा, अगर आप पैदल जा रहे हो और कहीं पे आपको प्याऊ मिल जाए और एक छोटा सा पेड़ मिल जाए और बहुत बड़ा सा पेड़ हो, वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था हो, तो आप वहाँ पे रुकेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो दूरी आप दिन भर में 5 किलोमीटर चलते थे, अगर वहाँ थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो दूरी आप 10 किलोमीटर की तय कर लेंगे। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, वहाँ से जो लोग चले आ रहे थे, रास्ते में ही चले गए। क्यों चले गए? क्या रीज़न क्या था? क्योंकि हमने केवल विकास की अंधी दौड़ शुरू की थी। हमने हाईवेज बना रहे थे, हम बड़े बड़े ढाबों का निर्माण कर रहे थे। हमने कभी पेड़ को नहीं देखा। व्यक्ति को छाया कहाँ मिलेगा? जिसके पास बड़े बड़े एसी रेस्टोरेंट आपने हाईवे किनारे बना दिए, वहाँ तो वो बैठेंगे जिनके पास पैसे हैं, और जो पैसे हैं उनके पास वो तो कार से चलेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी चल रहा है, जो बाइक से चल रहा है, वो कहाँ आराम करेगा मित्रों? बहुत सोचने की बात है। दर्द होगा आपको जब आप उसको बेसिक ग्राउंड पे जाके सोचेंगे कि वो कहाँ पे आराम करेगा। वो क्या हाईवे बड़े लोगों के लिए बनाया गया है? इस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं डेवलपमेंट का। इस डेवलपमेंट का तब फ़ायदा था जब आपने किनारे किनारे पेड़ भी लगा दिए होते। किनारे किनारे आपने आपके उस गांव में, जिस गांव के से हाईवे निकल रहा है, उस गांव के लोग भी अगर पेड़ लगा दिए होते। सरकार लगा रही ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। सरकार लगाती ही पेड़, लेकिन पेड़ की जिम्मेदारी सरकार हर पेड़ की कर पाए, संभव नहीं है। लेकिन हम आप जिस गांव से हमारे हाईवे गुजर रहा है, जिस गांव से हमारी सड़कें गुजर रही हैं, तो हमारी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे हम पेड़ को स्थापित करें, और जो पेड़ स्थापित है उसका सेवन करें, हम उसका पालन करें हम। लेकिन शायद मुझे लगता है कि लोग इतनी विकास की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, भागा दौड़ी आपाधापी मची हुई है कि उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मित्रों, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मैंने पहले ही बताया। मैं सन 2001 से 2003 के आसपास मैं जौनपुर जाया करता था। जौनपुर जाते समय मैं, सरकारी बसें होती थी, सरकारी बसों में एसी पहले नहीं थी। प्राइवेट में भी हमारे पास जो गाड़ी थी उसमें एसी नहीं थी। तो हम लोग जब जाया करते थे तो बिल्कुल खुली हवा में, इतने दोनों तरफ सड़क के पेड़ हुआ करते, सड़क के दोनों तरफ से पेड़ हुआ करते, तो उस बीच में जाती थी, हमें ऐसा लगता था जैसे किसी पेड़ों की गुफा में जा रहे हो। मित्रों, रास्ते का पता ही नहीं चलता था। आज जब मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी से, एसी कार से जाता हूँ बैठ के, एसी बसें भी चलने लगी उस रूट पे। अब जब जाता हूँ तो एसी बस के अंदर बैठने के बाद भी हमें पर्दे लगाने पड़ते हैं। कार के अंदर बैठने के बाद भी हमको चिपकाना पड़ता है उसके शीशे पे कि कहीं इसकी धूप हमारे पास ना आए। क्यों? क्योंकि वो सारा, जब हम जाते थे तो वो हमारे पास 18 फीट की रोड होती थी। आज हम जा रहे तो वहाँ 40 से 50 फीट की रोड है। लेकिन हमने क्या नाम है, डेवलपमेंट की इस अंधी दौड़ में हमने क्या खो दिया? हमने वो जो सुकून था, जो हमारी आँखों का जो क्या नाम है कि आँखों का जो नूर था, कह लीजिए, आँखों को जो सुकून मिलने वाला पल था, वो सब कुछ हमने खो दिया। तो मित्रों, अगर सरकार ने या हम लोगों ने उस हाईवे के बाद अगर हमने कुछ पेड़ लगा दिए होते, तो मुझे लगता है कि वो जो हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको, आने वाली पीढ़ियों को हमें बहुत आसानी से मिल जाता। क्योंकि मित्रों, जो आप बोएंगे वही सामने वाले आपके पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि जो आप चीज़ लगा रहे हैं उसका फल आप ही पाएँ, आगे आने वाली पीढ़ियाँ पा रही होंगी। हम जो फल को हम ले रहे हैं, या जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, या जो वातावरण में आप देख रहे हैं, ये वातावरण आपका लगाया नहीं है, आपके पूर्वजों ने जो बोया था, पूर्वजों ने जो लगाया था, उसी का फल है। हमने आपने क्या किया? क्योंकि नवयुवक तो आजकल केवल इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी की पढ़ाई में केवल परेशान है। कभी पर्यावरण पे चर्चा नहीं, कि पर्यावरण पे चर्चाएं होती हैं किससे? पर्यावरण पे केवल बातचीत होती है, बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। पेड़ काट के क्या कहते हैं, मंच बना रहे हैं, उस मंच के ऊपर खड़े होकर पर्यावरण की बात कर रहे हैं। कितना सार्थक है भाई? मुझे लगता है इसकी सार्थकता कहीं ना कहीं सिद्ध होती है। मैं भी जिस डायस पे खड़ा हूँ, ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है। लेकिन हमारी आवश्यकताएं थी क्या? लगातार बहुत बड़ा मंच बनाने की क्या आवश्यकता है? ये तो आप अपने आप से रोक सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि आज के दिन अगर हम लोग एक प्रण ले लें कि सभी लोग एक पेड़ को गोद लें, और गोद लेने के बाद उस पेड़ को कम से कम 5 साल तक आप देखें। गोद लेना, परवरिश करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। गोद लेना, जैसे बच्चा जब छोटा होता है, तो जब छोटा बच्चा होता है तो उस कंडीशन में बच्चों क्या करते हैं आप उसको स्पून फीडिंग करा रहे होते हैं, अब उसके डायपर्स को बदल रहे होते हैं आप।
अब उसे हर गलतियों को आप देख रहे हैं, तो उसको रोने को आप उसको समझाते हैं आप। लेकिन जैसे बच्चा आपके बराबर होता है, वो बच्चा अपने हिसाब से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे दायित्वों को समझता है और अपने हिसाब से सारे काम शुरू कर देता है। तो वो जो पेड़ है ना, वो बच्चे की तरह है। हम आप पेड़ लगाएंगे, अभी सरकार एक पेड़ लगाती है, हम आप भी लगाते हैं। पेड़ लगाने के बाद कितने पेड़ चले, अभी हमने विश्व रिकॉर्ड कायम किया, अगर आपको मालूम हो उत्तर प्रदेश में भारत ने भी विश्व रिकॉर्ड किया है। प्रयागराज में ये हुआ था, 5 लाख पौधों का वितरण एक दिन में हुआ। मित्रों, अब डेटा तो ये है, एक्चुअली कितने पेड़ उसमें सर्वाइव किए, प्रश्न इसका उठता है। कितने पेड़ यहाँ से गए और कितने पेड़ सर्वाइव कर गए हैं, कितने लोगों ने उसकी सुरक्षा की है। एक बार हमने लाइन में लग के केवल पेड़ को ले लिया, लगाने के बाद हम भूल गए उस पेड़ को। उसको लेने से क्या फ़ायदा कि जब बच्चा आपका पैदा होता तो बच्चे को आप तब तक परवरिश करते हैं जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तो मित्रों, मेरी आपसे राय है कि आप पेड़ को कम से कम तब तक आप पालें जब तक आपकी लंबाई का दुगना ना हो जाए। जब आपकी लंबाई का दुगना हो जाएगा तो वो अपना पानी, अपना खाद वो स्वतः लेता रहेगा, कहीं ना कहीं उसे मिलता रहेगा। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पर्यावरण दिवस है और महामारी के दौर से आप गुजर रहे हैं। जो स्वच्छ वातावरण आपने पिछले 2 महीनों में पाया है, उसके बाद जो भयावह स्थिति आने वाली है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। एक छोटा सा और अभी केरला में एक आ रहा है कि एक हाथी को क्या कहते हैं कि पाइनएप्पल के अंदर कुछ पटाखे रख के खिला दिया। सोचिए कितना मर्मम दृश्य होगा वो, कितना कष्टप्रद होगा वो दृश्य, कितना हम आप पढ़ने के बाद इस तरह का सोच रहे हैं। और सोचिए जिन्होंने देखा होगा, जिस हथनी के ऊपर ये घटा होगा, जो ऊपर देख रहे होंगे लोग, उनको सोचिए क्या कष्ट हुआ होगा, कितना दयनीय है। क्या हमारी मानवता खत्म हो गई, मानवीयता हमारी खत्म हो गई? क्यों है ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा रीज़न क्या है? प्रकृति के साथ क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं अब? तो एक्चुअली हम आप क्या कहते हैं, बहुत अपने आप को मॉडर्न समझने लगे। उस मॉडर्न की अंधी दौड़ में हम अपने रिश्तों को भूल चुके हैं। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर ही देता है। तो देखिए, पेड़ों में भी हमारे ईश्वर लोग, ब्रह्म बाबा का नाम सुना होगा आपको, पीपल में, शीतला माता को आप कहते हैं नीम में रहती हैं, तमाम सारे इस तरह के पेड़ आपके पास हैं। प्रकृति में आपके पास जानवर हैं, बंदर को आप मामा कहते हैं, बिल्ली को आप मौसी कहते हैं। ये सारे जो रिश्ते डेवलप किए, किसने किए? पर्यावरण में तो किए हैं, हमने आपने ही तो किए हैं। इनके साथ ही तो मिलकर हम जीवन यापन कर रहे थे, इनके साथ ही तो हम लेके चले आ रहे थे। आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सारी चीज़ों को आपने छोड़ना शुरू कर दिया? आज 3 BHK, 1 BHK, 2 BHK का कॉन्सेप्ट आ गया, आज न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया। क्यों ऐसा हो गया भाई? क्यों हम पर्यावरण से अपने दूर होते चले जा रहे हैं? आप अगर मानव की बात करते हैं, आप ईश्वर की बात करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। गिरिराज पर्वत जो है आपका मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे और बताते थे भगवान कृष्ण जितना दूर तक जाते हैं। और गिरिराज एक पर्वत है, पर्वत का भी आकार क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजस्थान में चला गया। और इस समय फिर वो घटना शुरू हुआ, उसका क्षरण हो रहा है। वो क्या है, वो केवल पॉल्यूशन है। वातावरण में जो क्या नाम है, इतनी गंदगी हो चुकी है, इतना पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण उस पर्वत का क्षरण फिर से स्टार्ट हो गया और फिर से वो मथुरा तक के सीमित होता चला जा रहा है, धीरे धीरे सीमित होता चला जा रहा है। अब कभी यमुनोत्री जाइएगा तो गंगोत्री जाइएगा, आप जाएंगे उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। बड़े पवित्र स्थल हैं, बहुत ही अपने हिंदू मैथोलॉजी को देखेंगे आप तो बड़ा ही सुंदर विहंगम दृश्य है उसका। गंगोत्री लगभग 1980 के आसपास गंगोत्री को देखा गया था कि गंगोत्री 4 किलोमीटर, मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे था। आज क्या कहते हैं, वो जो गंगोत्री हमारा था वो मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पे जा चुका है, उद्गम स्थान। और मित्रों, खुशी की बात ये है कि पुनः क्या कहते हैं, वो 10 किलोमीटर पे आके शिफ्ट हो गया है, क्योंकि इस कोविड-19 के दौर में, महामारी के दौर में जो पर्यावरण हमारा था, वो पर्यावरण इतना संरक्षित, संवर्धित हुआ कि वह जो दूरी थी, जो 4 से लेके 12 पे गई थी, वो 12 से घट के फिर से 10 पे, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कम किया है। और पुनः ईश्वर हमारी तरफ आ रहा है। हम कहते हैं ना हिंदू मैथोलॉजी में कि गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है, खुद गंगा माँ है वो, तो गंगा माँ पुनः आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन जैसे ये महामारी ख़त्म होगी या महामारी लॉकडाउन आपका ओपन होगा, उसके बाद मुझे लगता है कि गंगा जी कहीं 15 से 20 किलोमीटर दूर ना चली जाए। तो ये दूरी उनकी कैसे रोकी जाए, कैसे उनको अपने करीब रखा जाए? तो मित्रों, ये आपके हाथ में है, हम सभी के हाथ में है। क्योंकि हम इसलिए आपसे कह रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है वही कुछ समाज में बदलाव ला सकती है। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, जो वो करके जा रहे हैं उसका हमने इस्तेमाल कर लिया है। वो हमने क्या दिया समाज को, हमने क्या दिया देश को, वो अब जिम्मेदारी आपको अपने हाथों में लेनी है, आपको संभालना है। तो मित्रों, इस विकास की अंधी दौड़ में आप करिए काम, आप बिल्कुल डेवलपमेंट करिए, लेकिन डेवलपमेंट करने के साथ साथ क्या आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर आपका कब रहेगा? जब आपका पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, और पर्यावरण स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, आप बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, समाज और राज्य के लिए, देश के लिए आप कुछ बेहतर नया कर रहे होंगे। तो मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आज आप लोग एक पेड़ को लगाएं और पेड़ को लगाने के साथ साथ गोद के साथ साथ सेवन की भी क्रिया करें। जब तक उसको आप पाल पोस के अपने से दुगना ना कर दें, तब तक उसको अपने साथ, आप उसके साथ जुड़ के रहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और कोरोना देखिए ख़त्म नहीं होगा, इसके साथ आपको जीना है। इसके साथ हमें अगर जीना है तो हम जो गिलों की बात करते थे, तुलसी की बात करते थे, घनबटी की बात करते थे, सर्वगंधा की बात करते थे, बबूल की बात करते थे, नीम के छाल की बात करते थे, तो अगर आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो इस प्रकृति के साथ जुड़ना हो, इन पेड़ों को आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो मित्रों, ये रामदेव जी जो बंद करके बेच रहे हैं, ये आपके पास क्षमता है कि आप अपने घरों में भी लगा के उसे उगा सकते हैं, सीधे आप सेवन कर सकते हैं। डिब्बे के अंदर जो बंद है उस पर आपको विश्वास ज़्यादा है, लेकिन जो घरों में आपके पास नीम लगा है, एलोवेरा लगा है, उस पर आपको विश्वास नहीं है। पहले घर का विश्वास आप जीतना शुरू करिए और घरों में आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। घरों में आप एक बार लगाना शुरू करिए। जिस दिन आप नीम के 4 पेड़ लगा देंगे, पीपल के 2 पेड़ लगा देंगे, आप देखिएगा आपको आत्मसंतुष्टि स्वतः प्राप्त होगी। आप स्वतः ही अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे। आप स्वतः ही आपको लग रहा होगा कि इस पर्यावरण के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। और जिस दिन आप ये लगाएंगे, देखा देखी लोग आपका क्या करेंगे, अनुसरण करना शुरू करेंगे। अगर आपने 5 पेड़ लगाया है, पहले देखा होगा आपने, पहले के समय में लोग कहते थे फला के पास इतने पेड़ का बाग है। आज हम आप क्या करते हैं, फला के पास 3 BHK के 4 अपार्टमेंट है, 3 BHK के 2 अपार्टमेंट हैं। आज हमारे बाग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं और तभी क्या कहते हैं, हम इस बीमारी से हम ग्रसित भी हो रहे हैं। तो मित्रों, आप लोगों से सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग, जो मैंने कहा है, तो मेरा निवेदन है ये, मैं आदेश नहीं कर सकता लेकिन निवेदन आपसे कर सकता हूँ। मुझे निश्चित है कि आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं और यह मैं आपके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसका पालन करेंगे। मित्रों, धन्यवाद, आपने मुझे सुना। विशेष रूप से आप सभी लोगों को धन्यवाद। मित्रों, मैं जिस चैनल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें आप, क्योंकि जैसे आप भेजेंगे तो मैं बहुत सारे समसामयिक मुद्दों पे मैं आपसे बात करने के लिए बीच बीच में आता रहूँगा। और समसामयिक मुद्दे इसलिए मैं लेके आऊँगा क्योंकि समसामयिक मुद्दे हम समसामयिक हैं, और जो हमारे जो कंपटीशन देने वाले हैं, जो छात्र हैं, वो इसलिए उनके लिए अच्छा रहे क्योंकि जब हम कोई ऐसे लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, किसी कंपटीशन में आप जाते हैं, तो हम किस आस्पेक्ट को छुएं। पुरानी बातें जो लिखा गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मना, उसको आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल नया तरीका आपका क्या होगा, वो मैं आपको हर बार मैं आपको कुछ नए तरीके से समसामयिक मुद्दों पे आपसे बात करने के लिए आता रहूँगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अगर पहुँचेगा तो मुझे लगता है